गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम टू हिस्ट्री बाय एसआरबी। तो लास्ट टॉपिक में हम लोगों ने डिस्कस किया था फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर के बारे में। तो नाउ लेट्स बी डिस्कस अबाउट द सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर टुक प्लेस इन 1703 टू 1805। तो अब हम लोग ये जानते हैं कि आखिर सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर हुई क्यों, इसके पीछे क्या कॉज थे और इसका फाइनल रिजल्ट क्या आया। तो ठीक है, तो अब देखो सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर को थोड़ा डिस्कस करने से पहले इसके बैकग्राउंड को थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि हमने जो लास्ट जो फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर थी, तो फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर की कंडीशन क्या थी, वहाँ हमने एंड कहाँ पर किया था ताकि आप रिलेट कर सको। देखो उसमें क्या हुआ था, ये जो सवाई माधव राव है जो नारायण राव का बेटा था, है ना, तो ये फाइनली पेशवा अभी वहाँ पर था और ब्रिटिश ने सवाई माधव राव को पेशवा बनना एक्सेप्ट कर लिया था। तो यहाँ तक ये चल रही थी। अब देखो कंटिन्यू जा रही है। तो सवाई फिलहाल हमें अभी क्या सोचना है कि कंडीशन प्रेजेंट कंडीशन में सवाई माधव राव जो है ये अभी प्रेजेंट में पेशवा है और अपना जो भी रूल है, शासन है, वो चल रहा है, नो प्रॉब्लम, रूल इज गोइंग ऑन। लेकिन अब यहाँ पर ट्विस्ट कहाँ पर आती है ना, प्रॉब्लम कहाँ से क्रिएट होती है। तो प्रॉब्लम क्रिएट वहाँ से होती है जब सवाई माधव राव सेकंड की डेथ हो जाती है, जब वो मर जाता है। कब? 1795 में। तो अब ये क्वेश्चन अराइज होता है यहाँ पर कि अब नेक्स्ट पेशवा कौन बनेगा। चूँकि ये जो सवाई माधव राव था इसकी कोई संतान नहीं थी, इसका कोई बेटा नहीं था, तो अगला पेशवा बनेगा कौन। तो इस बात के लिए यहाँ पर लड़ाई शुरू हो जाती है और फाइनली ये डिसीजन होता है कि जो रघुनाथ राव का बेटा, रघुनाथ राव कौन, जो सवाई माधव राव के फादर को जिसने हत्या की थी, नारायण राव को जिसने मारा था, तो अब जो है रघुनाथ राव का बेटा बाजीराव सेकेंड ये नेक्स्ट पेशवा बनता है। किसके बाद? सवाई माधव राव के बाद। तो सवाई माधव राव के बाद नेक्स्ट पेशवा कौन बनता है? बाजीराव सेकेंड, जो रघुनाथ राव का बेटा था। क्लियर है? यहाँ तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी चल रही है, नो प्रॉब्लम। तो ये तो क्लियर हो गया। लेकिन अब जो है नेक्स्ट प्रॉब्लम कब आती है? अभी तो पेशवा हो गया, नेक्स्ट प्रॉब्लम तब आती है जब लास्ट टॉपिक में हम लोगों ने डिस्कस किया था नाना फडणवीस के बारे में, जो एक एबल मिनिस्टर था मराठा साम्राज्य का और पूरे मराठा साम्राज्य को चलाने के लिए बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पर थी। और फाइनली अगर देखा जाए तो नाना फडणवीस ही मराठा साम्राज्य को जो उचित डायरेक्शन दे रहे थे या चला रहे थे, तो उसकी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट रोल थी मराठा साम्राज्य को चलाने में। तो अब होता क्या, प्रॉब्लम कहाँ से क्रिएट होता है, जब नाना फडणवीस की भी डेथ हो जाती है। कब? 1800 में। तो देखो यहाँ मैंने सीरियल वाइज आपके लिए लिखा है, बहुत ही हमें ब्रीफली जाना है। मैं आपको केवल कॉन्सेप्ट देने जा रहा हूँ ताकि आपके माइंड में सेट हो जाए कॉन्सेप्ट, डिटेल में बहुत लंबी चौड़ी नहीं जानी है। तो यहाँ देखो नाना फडणवीस फर्स्ट टॉपिक में, तो नाना फडणवीस की डेथ हो जाती है कब? 1800 में। तो अब इसके बाद ही प्रॉब्लम क्रिएट होती है जो सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर पर ले जाती है। तब दिक्कत क्या होती है? देखो दिक्कत ये होती है, प्रॉब्लम ये होती है कि नाना फडणवीस क्या था, एक एबल मिनिस्टर था, वह उसकी जब डेथ हो जाती है तो इसके बाद से अब कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसा पर्सन नहीं रहता है जो मराठा साम्राज्य की देखभाल कर सके। तो अब भाई पेशवा तो कोई रहा नहीं, तो अब मराठा साम्राज्य को लीड कौन करेगा, कौन आगे करेगा? नाना फडणवीस बेचारे वो भी चले गए, तो अब प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। अब किसकी बारी आती है? अब जो बारी आती है उसके बाद देखो राजा के बाद जो पावरफुल था वो कौन था? पेशवा था। पेशवा के बाद कौन पावरफुल था? वो था मराठा चीफ्टेंस, मराठा सरदार, जिसके बारे में लास्ट टॉपिक में हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो यहाँ पर देखो मराठा सरदार जो थे, जिसको मराठा चीफ्टेंस कहते हैं, तो ये चीफ्टेंस जो है ये अब पावरफुल हो गए। और जो चीफ्टेंस थे, बहुत सारे चीफ्टेंस थे, बहुत सारे मराठा सरदार थे, तो अब मराठा सरदारों के बीच में आपस में लड़ाई हो गई और अपने वर्चस्व को, अपने सुपरमेसी को इस्टेब्लिश करने के लिए आपस में ही सारे चीफ्टेंस, सारे मराठा सरदार लड़ पड़े। अब इसमें देखना है कि कौन कौन से वो मेन चीफ्टेंस थे जिसके बीच में लड़ाई थी। तो वो था जसवंत राव होलकर। कौन था? जसवंत राव होलकर और सिंधिया, दो नाम हैं, और भी बहुत सारे थे बट यहाँ पर हमें दो नाम को लेना है, जसवंत राव होलकर और एक सिंधिया। ये दोनों में फाइटिंग होती रहती थी। अब जो प्रेजेंट में जो पेशवा था ये बाजीराव, तो बाजीराव किसको सपोर्ट करता था? सिंधिया को सपोर्ट करता था। तो यहाँ सपोर्ट वाली बात नहीं करनी है, अब हमें नेक्स्ट में जानी है कि आखिर क्या हुआ था। तो यहाँ पर जो चीफ्टेंस थे आपस में लड़ाई किए, दो चीफ्टेंस, फिर मैं बता रहा हूँ, अगेन आई एम टेलिंग यू,
दो चिफ्टेंस थे, दो मराठा सरदार, कौन, जसवंत राव होलकर और एक सिंधिया। तो अब यहाँ पर पावरफुल कौन हो गया, यहाँ पर पावरफुल कौन हो गया, जसवंत राव होलकर। ये देखो जसवंत राव होलकर, अब ये इतना पावरफुल हो गया कि फाइनली जसवंत राव होलकर ने ये बाजीराव को ही डिफीट कर दिया, बाजीराव पेशवा बाजीराव को ही हरा दिया। क्लियर है। तो ये बेचारा हार गया, हार करके फिर वो भाग गया। अब बेचारा बाजीराव सेकंड करे क्या, तो ये जो जसवंत राव होलकर जिसने बाजीराव को भगा दिया, भगाने के बाद पेशवा खुद नहीं बना, पेशवा किसे बनाया, विनायक राव को बनाया। तो विनायक राव ऐसा व्यक्ति था जो जसवंत राव होलकर के इशारे पर नाचता था। तो भाई होलकर उसी व्यक्ति को बनाया जो उसके इशारे पर काम करता हो, जो उसके कहने पर जैसा वो कहता हो वैसा ही करता हो। तो विनायक राव को यहाँ पर पेशवा बना दिया गया। बट प्रॉब्लम किसको हो गई, प्रॉब्लम हो गई बाजीराव सेकंड को, क्योंकि इसे पेशवा, अब तो पेशवाशिप गई इसकी। तो जैसा एज यूजुअल पहले हो रहा था, पहले क्या होता था, यदि किसी का पावर कम हो गया या अपने जो राइवल है, अपना उसका जो कोई राइवलरी है उसको मारना चाहता है, तो रास्ते से हटाना चाहता है, तो क्या सॉल्यूशन था, क्या होता था, जस्ट वो ब्रिटिश का हेल्प लेते थे, यही होता था सिंपली, है ना। यहाँ पर भी ये जो बाजीराव है अपने पेशवा को बचाने के लिए, पेशवाशिप को बचाने के लिए क्या किया, उसने भी ब्रिटिश का सहारा लिया। किसका लिया, ब्रिटिश का हेल्प लिया, और ब्रिटिश के पास गए, रोना धोना शुरू हो गया, भाई मेरी पेशवाशिप बचाइए। तो भाई पहले से हमें मालूम है कि ब्रिटिश फ्री में कोई काम करने वाले नहीं होते हैं ना, नहीं थे। तो यहाँ पर भी फ्री में काम होने वाला नहीं था। तो ब्रिटिश ने एक प्रपोजल रखा, ब्रिटिश और बाजीराव के बीच में एक ट्रीटी हुई, ठीक है, एक संधि हुई, कंप्रोमाइज हुई। क्या कंप्रोमाइज हुई, ट्रीटी ऑफ बेसिन। ये देखिए ट्रीटी ऑफ बेसिन 1802 में हुई, दोनों के बीच में, किसके बीच में, बाजीराव सेकंड के बीच में और ब्रिटिश के बीच में, दोनों में संधि हो गई। और इसके साथ साथ एक बहुत ही बड़ी एक काम हुआ, बहुत बड़ा एक स्टेप लिया गया, और वो स्टेप क्या था, वो स्टेप था सब्सिडरी अलायंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना ये सब्सिडरी अलायंस। ये सब्सिडरी अलायंस मीन्स क्या होता है, सब्सिडरी अलायंस का मतलब होता है सहायक संधि। तो अब ये जानना है कि सहायक संधि क्या थी, हम लोग ब्रीफली बताएंगे क्योंकि हमें और भी आगे बढ़नी है। तो सहायक संधि में क्या होता था, मान लो कि मैं ब्रिटिश हूँ, आप राजा हो, ठीक है, आपने मेरे साथ सब्सिडरी अलायंस किया है, तो ये सब्सिडरी अलायंस यदि आप हमारे साथ करते हो, यानी ब्रिटिश का साथ करते हो, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब आप जो है कोई भी पॉलिसी अपने मन से नहीं ले सकते हो, आप किसी को बाहरी लोग को फ्रेंड नहीं बना सकते हो, आप अपनी पॉलिसी कैसे आपको स्टेट चलाना है, क्या करना है, तो वो आप नहीं कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ों पर कंट्रोल हमारा हो जाएगा। और आपको कोई फॉरेन पॉलिसी तैयार करनी है तो उसके लिए भी आपको हमसे परमिशन लेनी होगी। इसके साथ साथ हमारा जो सैनिक होगा, यानी ब्रिटिश की जो सैनिक होगी, कोई एक सैनिक की टुकड़ी आपके कोर्ट में होगी, आपके दरबार में रख दी जाएगी, यानी कि राजा के दरबार में, शासक के दरबार में ब्रिटिश की एक सैनिक टुकड़ी वहाँ पर रहेगी। और उस सैनिक का खर्चा कौन देगा, उस सैनिक का खर्चा ब्रिटिश नहीं देगी, उस सैनिक का जो खर्चा है वह भी आप ही को पे करना पड़ेगा। तो भाई बहुत अच्छी बात है। अब भाई इससे रूलर को क्या फ़ायदा था, राजा को क्या फ़ायदा था, तो रूलर को ये फ़ायदा था कि ब्रिटिश ने कहा ठीक है आप हमारी टर्म और कंडीशन को मानेंगे तो मैं आपको प्रोटेक्शन दूंगा, दूसरे राजाओं से आपको बचाऊंगा, यदि कोई दूसरा राजा आप पर अटैक करता है तो दैट टाइम आई विल हेल्प यू। तो बस इतनी सी बात थी, यानी आपके कंट्री में आकर के आपको ही मैं बचाऊंगा, आपके ही लोगों से, ठीक है, बहुत बड़ी चाल थी। तो ये सब्सिडी अलायंस बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। तो ये बाजीराव सेकंड जो था फाइनली ब्रिटिश के साथ सब्सिडी अलायंस को इसने साइन कर लिया, बोला ठीक है भाई जो आपको करना है करो, मेरी पेशवाशिप बचनी चाहिए। तो दोनों में भाई संधि हो गई, सब्सिडी अलायंस को उसने मान लिया, किसने, बाजीराव सेकंड ने। इसके बाद से ब्रिटिश ने बाजीराव को हेल्प किया और फिर बाजीराव को दोबारा पेशवाशिप मिल गई, उसको बैठा दिया गया। यहाँ तो बात हो गई, ठीक है। लेकिन अब नेक्स्ट मिर्ची किसको लगेगी, तकलीफ किसको होगी, तकलीफ होगी कौन, मराठा चीफ्टेंस को। किसको, मराठा चीफ्टेंस को प्रॉब्लम होगी, है ना। क्यों होगी, क्योंकि ये मराठा चीफ्टेंस जो थे, मराठा सरदार, ये अपने आप को पावरफुल बनाने के चक्कर में लगे थे, अपनी सुपरमेसी को स्टैब्लिश करने के चक्कर में लगे थे, बट इसकी दाल नहीं गली। तो भाई इसने क्या किया, डिसाइड किया,
तो ये जो मराठा चिफ्टेंस से मराठा सरदार इन्होंने क्या किया, आपस में मिलकर ये डिसाइड किया कि चलो हम लोग ब्रिटिश को हराते हैं, ठीक है, और ब्रिटिश को हराकर फिर से हम अपनी सुपरमेसी को इस्टेब्लिश करेंगे। कोई बात नहीं, लेकिन मराठा सरदार जो थे डिफरेंट थे। अब जब तक ये यूनाइट नहीं होंगे तब तक ब्रिटिश को हराना इतना आसान नहीं था। तो ब्रिटिश ने क्या किया, लोगों मराठा चिफ्टेंस के बीच में ही फूट डाल दी। ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे, बहुत बड़ी लंबी हो जाएगी, तो कॉन्सेप्ट में दे रहा हूँ केवल कि मराठा चिफ्टेंस जो थे वो ब्रिटिश के ऊपर ही अटैक कर दिया, है ना। यहाँ देखो, मराठा चिफ्टेंस अपोज्ड सब्सिडरी अलायंस एंड अटैक्ड ऑन ब्रिटिश। तो ये जो सब्सिडरी अलायंस बाजीराव सेकंड ने किया था ब्रिटिश के साथ, इस सब्सिडरी अलायंस का भी मराठा चिफ्टेंस ने अपोज किया, विरोध किया, और साथ ही साथ ब्रिटिश पर इन्होंने अटैक भी कर दिया, ठीक है। बट मराठा चिफ्टेंस चूंकि यूनाइट नहीं थे, इसीलिए ब्रिटिश को ये लोग हरा नहीं पाए। फाइनली ब्रिटिश ने ही चिफ्टेंस को हरा दिया, मराठा चिफ्टेंस को, मराठा सरदार को हरा दिया, और इस तरह से ये वार जो है फिनिश होती है। 1803 में शुरू हुई थी। फाइनली ब्रिटिश ने 1805 में मराठा चिफ्टेंस को डिफीट किया, और ये सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर यहाँ पर एंड हो जाती है। ओके एवरीबॉडी, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, हैव अ नाइस डे।